बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशंस का चैप्टर। इमोशंस के चैप्टर में हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द इमोशंस पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो बेसिक इमोशंस पढ़ेंगे कौन से होते हैं। उसके अलावा वेल रिनाउंड थीरीज़ ऑफ द इमोशंस, इमोशन की जो 3 थीरीज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल, बिहेवियरल एंड द फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स। यानी इमोशंस क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मीन एक डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल से समझ में आने वाला एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स को। यानी आपका बिहेवियर भी उसमें तब्दील हो जाता है, डिफरेंट बिहेवियर्स आप शो करते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू द थ्रेटनिंग स्टिमुलस। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं आपके अंदर, या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, आप उनको जो है वो फील करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई डेफिनेशन कि क्या था इमोशंस। इमोशंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न, एक कॉम्प्लेक्स मुश्किल तरीन रिएक्शन पैटर्न है। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्लेक्स मीन नॉट ईजी टू अंडरस्टैंडेबल। आप सही तरह से समझ नहीं ना पाते इमोशंस को, क्योंकि एक बड़ा लंबी चौड़ी डिबेट है इसमें। बहरहाल, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल, बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आप करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आती हैं और फिजियोलॉजिकल जो हैं वो भी चेंजेस आती हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द इमोशंस। यानी इमोशंस किस किस जगह पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। Psychologists identified several functions of the emotions, for example, preparing us for action। सबसे पहले क्या जी कि ये हमें एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। एक्शन के लिए क्या करता है? आपका इमोशंस है, लाइक आप खौफ महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ से। आपने गली में गुजरते हुए सांप देख लिया, या आप रात को जा रहे हैं तो आपने आगे जो है वो सांप देख लिया, एंड योर इमोशनल पैटर्न इज़ फेयर। आपका जो फेयरफुल हो गए हैं, आप फेयर आए, खौफ में मुब्तला हो गए हैं, तो ये क्या होगा? दैट विल बी योर फेयर विल बी एक्टिवेट योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फेयर जो है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, आपको रेडी कर देगा। किसके लिए? फाइट और फ्लाइट के लिए। क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा बेसिकली? कि या आपको फाइट, या लड़ेंगे आप उस सांप से, आप उसको मारेंगे, ठीक है, या क्या करेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे। यानी फंक्शन क्या है? इमोशन का पहला फंक्शन है कि आपको एक्शन के लिए रेडी कर देता है। खौफ है तो आपको एक्शन के लिए रेडी कर दिया उसने, कि आपने सांप देखा तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, जिसके नतीजे में अब आप या भागेंगे या लड़ेंगे। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आपके डिफरेंट जो है वो जो स्पेसिफिक या रेलिवेंट जो है वो आपके अंदर विजुअल चेंजेस आ गई। विजुअल चेंजेस मीन कि आपके बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उस इमोशन से रिलेटेड, उनमें चेंजेस आ गई। तो क्या करेंगे आप? उस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। आप खुश होंगे, हंसेंगे, गले मिलेंगे किसी से, या जिस तरह का भी जो बिहेवियर है आप वो शो करेंगे। तो दूसरा जो है वो शेपिंग आवर फ्यूचर बिहेवियर। दूसरा फंक्शन जो है वो इमोशंस का, दैट इज़ शेपिंग आवर फ्यूचर बिहेवियर। यानी जो पहला इमोशन है, जो आपने पहले एक चीज़ फील की है लास्ट टाइम, वो आपके इमोशनल बिहेवियर, वो इमोशंस को, आपके बिहेवियर को शेप कर देगा कि आपने इस स्टिमुलस से फ्यूचर में कैसे निपटना है, ठीक है, या आपने इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना है। मसलन आप एक गली में से गुजर रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते हैं, वो आपको पड़ जाते हैं, आप उसके पीछे भागते हैं, ठीक है, अब आप किसी तरीके से जान छुड़ा के निकल जाते हैं। तो अब आप फ्यूचर में क्या करेंगे? अब ये तो हो गया, आपके इमोशंस क्या था? खौफ का इमोशन था आपका, आपको कुत्तों से डर लगा, खौफ लगा, आप भागे, आपने अपनी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। अब आपका फ्यूचर बिहेवियर क्या शेप होगा? आप नेक्स्ट टाइम उस गली से नहीं गुजरेंगे। वो खौफ जो है वो आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर बना देगा कि आप नेक्स्ट टाइम उस गली से नहीं गुजरेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो है वो कुत्ते होते हैं और वो आपको काट सकते हैं। आपके फ़ौरन दिमाग में आ जाएगा, आपका कॉग्निशन एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको लास्ट टाइम भी आपने बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी, और इस दफ़ा जो है you must have to avoid this type of situation because last time you experienced a dangerous you go through the dangerous zone। ठीक है, आप डेंजरस सिचुएशन से आप निकल के भागे थे, बट राइट नाउ that event, that particular previous event will shape your behavior, that how
you will react, how you will do, what type of behavior you must have to adapt in the same circumstances. अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ इमोशंस की, कि इमोशंस की रेंज क्या है. अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी को देखें तो तकरीबन 500 अल्फाज के करीब जो है वो डिफरेंट इमोशंस के लिए, डिफरेंट इमोशंस 500 के करीब जो है वो वर्ड यूज़ हुए हैं. बहरहाल साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कुछ बेसिक इमोशंस को बताए हैं, जैसे बेसिक इमोशन में जिसमें हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सैडनेस एंड डिस्गस्ट जो है वो शामिल है. एक मिनिमम लिस्ट दी है उन्होंने कि ये जो है बेसिकली ये बेसिक जो है या मिनिमम जो बेसिक बिहेवियर है. और उसके अलावा सरप्राइज़, कंटेम्प्ट, गिल्ट, जॉय, ये जो है ये अगर ब्रॉडर सेंस में लें तो इस तरह के बिहेवियर्स जो भी हैं इमोशंस भी है इसमें शामिल हो जाते हैं. बहरहाल डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक डिफरेंट बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इमोशंस की. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आगे थेरीज़ ऑफ द इमोशंस की तरफ कि इमोशंस की थेरीज़ कौन कौन सी हैं. सबसे पहले आ जाती है जेम्स लैंग थेरी. जेम्स लैंग थेरी बेसिकली आपको क्या बताती है? जेम्स लैंग थेरी आप बताती है जी, द बिलीफ दैट इमोशनल एक्सपीरियंस इज़ अ रिएक्शन टू बॉडीली इवेंट्स अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, आई फील सैड बिकॉज आई एम क्राइंग. यानी जेम्स लैंग और विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, ये दो लोग थे जिन्होंने इमोशंस पर फर्स्ट टाइम जो है वो एक उसकी नेचर को जानने के लिए, उसके कॉज को जानने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक थ्योरी पेश की कि इमोशंस क्यों होते हैं, कैसे जो है वो बनते हैं. इस थ्योरी के मुताबिक जिस्मानी तब्दीलियाँ जो हैं वो पहले आती हैं और जज्बात बाद में आते हैं. मसलन हाथ कांपना शुरू हो जाएं तो ख़तरा महसूस होगा. यानी ये आपकी जो है वो जिस्मानी तब्दीली आ गई ना, कि जब आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके हाथ कांपना शुरू हो जाए, आपका दिल धड़कना शुरू हो जाए, आपकी सांस फूल जाए, तो इसका मतलब क्या है? खौफ महसूस करेंगे आप. अच्छा जी, इसमें अब एक चीज़ तो साफ तय हो गई कि जेम्स लैंग ने ये कहा था कि जिस्मानी तब्दीलियाँ यानी फ़िज़िकल जो रिएक्शंस हैं वो पहले आते हैं और उनकी वजह से बाद में खौफ आता है. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. इस पे जो है वो बहुत सारी तनकीद भी हुई इस थ्योरी पे. वो तनकीद क्या हुई? सबसे पहली जो तनकीद थी वो ये थी कि इमोशंस जो हैं वो तो सबसे पहले हो जाते हैं. मसलन आपने अगर सांप को देखा तो आपके अंदर फ़ौरन सडन इमोशन खौफ का क्रिएट हो जाएगा. ये नहीं होगा कि आप सांस देखेंगे फिर आपका दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी सांस फूल जाएंगी, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी. क्या होगा कि फ़ौरन से आप पहले खौफ फील करेंगे, फियर महसूस करेंगे, उसके बाद जो है ये चेंजेस आ जाएंगी. तो ये एक बहुत बड़ी तनकीद थी जिसने जेम्स लैंग की सारी थ्योरी को जो था वो उल्ट पलट करके रख दिया, यानी उस सारी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, इस पहले पॉइंट नहीं. अच्छा, दूसरा जो है वो एक मसला और भी था इस थ्योरी के साथ कि अंदरूनी तब्दीलियाँ जो इंटरनल विज़ुअल चेंजेस होती हैं, विज़रा कहते हैं बेसिकली बॉडी ऑर्गन को. तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इस बुक में, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसमें बार ऑर्गन की जगह पे विज़रा जो है वो यूज़ हुआ है. तो मैं भी विज़रा ही कहूँगा क्योंकि ये एक जो है ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए. जो बेसिकली अब इसका एक मसला क्या था कि अंदरूनी तब्दीलियाँ जो होती हैं, बेसिकली जो अंदरूनी इंटरनल विजुअल चेंजेस होती हैं, जिस तरह दिल का धड़कना वगैरह, तो ये भागने या दौड़ने से भी तेज़ हो जाता है. ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बंदा खौफ की हालत में हो या परेशान हो या कोई थ्रेट फील कर रहा हो तब ही दिल का धड़कना तेज़ होता है. तो दिल का धड़कना तेज़ तो किसी भी सूरत हाल में हो सकता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि जब दिल तेज़ धड़के तो खौफ फील होगा. नो, नेवर. ठीक है, दिल तो उस वक्त भी तेज़ धड़केगा, सांस तो उस वक्त भी फूल जाएगी जब आप रनिंग कर रहे होंगे, जब आप वॉक कर रहे होंगे या जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे. अच्छा, एक और चीज़ थी, एक तीसरी भी जो है वो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि ये जानना इंतहाई मुश्किल है कि क्या किसी मखसूस विज़रा में तब्दीली की वजह से मखसूस जज्बात क्रिएट होते हैं. मसलन दिल का तेज़ धड़कना जो है वो तो बहुत सारे जज्बात में होता है. जिस तरह उन्होंने कहा कि विज़रा जो है वो विज़ुअल, यानी कि कोई भी स्पेसिफ़िक बॉडी चेंज जो है उसको आप लिंक नहीं कर सकते स्पेसिफ़िक इवेंट के साथ, स्पेसिफ़िक इमोशन के साथ. तो दैट वाज द जेम्स लैंग थ्योरी. जेम्स लैंग थ्योरी क्या थी
जेम्स लैंग ने कहा कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसके बाद उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है वो आप खौफ महसूस करते हैं या आप कोई भी इमोशंस जो है वो महसूस करते हैं। तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन भी आ गई कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि खौफ जो है वो कोई भी इमोशन जो है वो फ़ौरन से क्रिएट हो जाता है और उसके बाद जो है वो विजुअल चेंजेस आती हैं। दूसरा इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गया कि जो विजुअल चेंजेस हैं वो तो किसी और वजह से भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल रिएक्शंस की वजह से आए। अच्छा जी, आगे दूसरी थ्योरी जो है दैट इज़ कॉल्ड कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। कैनन बार्ड ने क्या था कहा था, दे बिलीव दैट बोथ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बाय द सेम नर्व इम्पल्स। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि जिस तरह जेम्स लैंग ने कहा कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिर इमोशंस, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। कैनन बार्ड ने कहा एक ही वक्त में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं और इमोशनल चेंजेस भी आती हैं, या कोई भी इमोशन जो है वो क्रिएट होता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो जब स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन जो है वो थैलेमस में जाती है और थैलेमस जो है उस इंफॉर्मेशन को एक ही वक्त में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास भी भेजता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भी भेजता है। अब जब थैलेमस ने स्टिमुलस लिया, फॉर एग्जांपल आपने गली में सांप देख लिया, अब सांप दिस इज़ अ स्टिमुलस, बेसिकली दिस इज़ अ इमोशन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, उसकी वजह से आपका इमोशन प्रोड्यूस होगा ना। तो अब जब आपने सांप देख लिया तो वो इन्फॉर्मेशन के जी सामने सांप है वो सीधी सबसे पहले कहाँ गई, थैलेमस में। अब थैलेमस एक ही टाइम में वो इन्फॉर्मेशन दो जगह पे भेजेगा, एक वो भेजेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और दूसरा भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि एक ही वक्त में थैलेमस एक ही वक्त में स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन दो जगहों पे भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगहों से एक ही वक्त में रिस्पांस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनन बार्ड ने ये कहा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इमोशंस एक ही वक्त में जो है वो एक्टिवेट होते हैं या ट्रिगर होते हैं। कैसे, स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस में गई, थैलेमस एक्टिवेट हो गया और उसने एक ही वक्त में दो जगह पर इंफॉर्मेशन भेज दी। एक उसने भेज दी जनाब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और दूसरी उसने भेज दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, एंड द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज टू एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द बॉडीली या विजुअल चेंजेस या विजुअल इंक्रीजनेस या विजुअल अराउजल। तो इट मीन्स के जैसे ही थैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन भेजेगा तो वो क्या है, वो आपके विजुअल अराउजल कर देगा। विजुअल अराउजल मीन्स कि आपके बॉडीली स्पेसिफिक बॉडीली ऑर्गन्स में तब्दीली ले आएगा, उनको इंक्रीज़ कर देगा एक्टिविटी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी, सांस तेज़ लेना शुरू कर देंगे, ब्लड में शुगर की मकदार बढ़ जाएगी, आँखों के अंदर रोशनी ज़्यादा मकदार में जाना शुरू हो जाएगी, टांगों में एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो है बेसिकली ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, आई एम यूजिंग द वर्ड साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में दोनों चीज़ें। ठीक है जी, यानी एक ही वक्त में। अब होगा क्या कि जैसे ही थैलेमस ने इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास भेजी, एट द सेम टाइम उसी वक्त उसने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भेजी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके अंदर विजुअल चेंजेस ले आएगा, आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आएगा, आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन हो जाएगी और उसी वक्त जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और वो फ़ौरन से वो इमोशन प्रोड्यूस कर देगा जिसके रिलेटेड जो है वो स्टिमुलस आपने सेंस किया है। यानी फ़ौरन से जैसे ही दिल की धड़कन तेज़ होगी, एट द सेम टाइम जो है वो आपके अंदर इमोशंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैनन बार्ड थ्योरी। ये कैनन बार्ड ने अपना नज़रिया पेश किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट और आखिरी जो थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड शाक्टर सिंगर ही हम इसको पढ़ते हैं। वैसे शास्टर भी हम पढ़ते रहे इसको, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो शाक्टर मोस्टली आपको मिलेगा। तो शाक्टर सिंगर थ्योरी हमें क्या कहती है, बिलीव दैट इमोशंस आर determined jointly by the non-specific kind of the physiological arousal and its interpretation based on environmental cues। यानी कि सिंपली
इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अगर हम इस थ्योरी की जो है वो क्रिस्प को देखें तो इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो लेटर ऑन सेकंड स्टेप में क्या होता है, कॉग्निशन जो है वो अपना काम करती है। कॉग्निशन मीन कि थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके माइंड में थॉट आता है एंड यू थिंक कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह का जो है वो इन्वायरमेंट में किस तरह का जो है वो रद्द-ए-अमल होता है। उसके बाद क्या होता है, उस इन्वायरमेंटल क्यू की बेस पे जो है, इन्वायरमेंटल क्यू की बेस पे या उस रद्द-ए-अमल की बेस पे जो आपने लोगों में देखा है कि लोगों के साथ अगर जब इस तरह की सिचुएशन हुई थी तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, तो उसके बाद जो है वो आपके अंदर इमोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप यानी फियर क्रिएट होता है। मसलन अगर आप सांप देख लेते हैं तो सांप देखने के बाद एट द सेम टाइम उसी वक्त फ़ौरन स्टिमुलेशन के फ़ौरन बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने के बाद आपका थिंकिंग पैटर्न या कॉग्निशन एक्टिवेट हो जाएगी और आप फ़ौरन से सोचेंगे कि फ़लाँ बंदे ने सांप देखा था और फ़लाँ ने देखा था तो वो ये हुआ था और फ़लाँ ने देखा तो उसका ऐसा रिएक्शन पैटर्न था। तो इस सोच के साथ, इस इन्वायरमेंटल क्यू को सामने रखते हुए अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हुए कि फ़लाँ के साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी तो उसका ये रिएक्शन पैटर्न था, उसका ये इमोशनल पैटर्न था। ठीक है, तो आप भी वैसा ही पैटर्न जो है वो शो करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड शेक्टर-सिंगर थ्योरी। तो इसको शेक्टर-सिंगर थ्योरी कहते हैं। उसके बाद हमने कैनन-बार्ड भी को देख लिया, उसके बाद जो है वो हमने जेम्स लैंग थ्योरी को भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि इमोशंस किस तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, फंक्शंस भी इमोशंस के हमने 2-3 पढ़ लिए और उसकी डेफिनेशन को देख लिया। ठीक है जी, तो यही चीज़ें हैं इसमें। और उसके अलावा जो एक आध चीज़ और भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ द अच्छा जी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल जो है, या यू कैन से कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो है, ये एक रिसर्च मेथड है। इसमें जब देखा गया डिफरेंट इमोशंस को लेकर के ब्रेन में क्या तब्दीलियाँ आती हैं डिफरेंट इमोशंस के साथ, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब हैप्पीनेस के इमोशंस क्रिएट होता है तो डिक्रीज़ द एक्टिविटी इन द सर्टन एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जब भी इंसान हैप्पी होता है तो क्या होता है कि उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ में जो एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इमोशन ऑफ सैडनेस, तो इमोशन ऑफ सैडनेस में क्या होता है, उसके वाइस वर्सा उल्ट होता है। यानी हैप्पीनेस में जो क्या था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ की एक्टिविटी जो थी वो डाउन हो गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी। और सैडनेस में ये सारी की सारी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर हैप्पीनेस में एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हैप्पीनेस में एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, हैप्पीनेस में एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी और सैडनेस में जो है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। चलें जी, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।